मुझे बताएं, नोटम जारी करता है एक इंडिया कि वो 25 से 27 नवंबर को टेस्ट करेगा और फिर करता नहीं। क्यों? क्योंकि वो चीन की प्रेजेंस देख रहा है इंटरनेशनल वाटर्स में। चीन से भी खौफजदा हो जाता है, अपना नोटम जारी करने के बाद भी अपनी प्रैक्टिस नहीं करता और एक नई तारीख दे देता है। ये सारा खौफ किस चीज़ का है? पाकिस्तान का, चीन का, पाक चीन दोस्ती का? क्या मसला क्या है भारत के साथ? देखिए, भारत को जो मार्का है जहाँ पे जो एक इब्रतनाक शिकस्त हुई है इतनी बड़ी फौज को, और इतने नारे लगाते थे कि पता नहीं हम ये कर देंगे, हमारे पास राफेल जहाज आ गए हैं। पहले कहते थे राफेल जो आकाश राफेल होते अब आ गए हैं, तो इन्होंने कौन से तीर चला लिए और 6 से 8 घंटे में घुटने टेक दिए। जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स में, पाकिस्तान की मिलिट्री ने इनका बुरा हाल किया है। तो आई थिंक नाउ दे आर मोर वरिड कि पाकिस्तान और चाइना दे आर आयरन ब्रदर्स, और चाइना की टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने जिस एहसन तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से उसको ट्रेनिंग हासिल की, ऑपरेशन ट्रेनिंग की, ऑपरेशनल एक्सेस की और परफेक्शन की, और उस परफेक्शन को उसी परफेक्शन तरीके से इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल किया, दैट स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ थिंग। मतलब ये है कि पाकिस्तान के पास जो चाइना की इक्विपमेंट है ये दुनिया में लेटेस्ट है। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, उनकी महारत है उसके ऊपर अबूर है, दे आर वेरी वेल ट्रेंड, चाहे वो साइबर वारफेयर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो या जो आपके एयरफोर्स ये J-10 और J-17 थंडर की बात करते हैं। सो इंडिया इज नॉट स्केर्ड। फिर पाकिस्तान ने भी आपके सामने एक नया मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल भी बना ली है, जो नेवल शिप बना ली है, जो ग्राउंड पे भी इफेक्टिव हो सकते हैं और समुद्र में जहाज़ों के खिलाफ भी होते हैं। जो बार बार ये नारे लगाते थे कि विक्रांत हमारे पास है, हम इसको कैरियर को पता नहीं क्या कर देंगे। नाउ दे विल नॉट डेयर ब्रिंग इट इनटू देयर ओन वाटर्स। जिस दिन बाहर निकलेंगे समुद्री दूध से, उसी दिन ये डूबेगा, हम इसको एंटी शिप मारेंगे। पहले भी हमने लोड किया था, ये भाग गए थे। तो ये इनकी हालात हैं, इसलिए इनमें हिम्मत नहीं। अभी उन्होंने शोल एक्सरसाइज की है ना हमारे सब समुद्री दूध के पास, क्या करिए? नथिंग। दे वांटेड टू क्रिएट अ हाइड्रा बट दे कुड नॉट डू। तो आई थिंक नाउ दे आर नॉट इन अ पोजीशन टू डू एनी मिसएडवेंचर। हारिस नवाज साहब, आपने जिस INS विक्रांत की बात की, इन्होंने तो वो भी उतारा था पानी में, और फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा कि पाकिस्तान की बहरिया चाको चौबंद है, तो उन्होंने उस INS विक्रांत का, जिस पर ये बड़ा मान करते हैं, उसको एक यू टर्न दिलवा दिया। एयर मार्शल रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद अख्तर साहब। आप मुझे बताएं कि एडमिरल की गुफ्तगू आपने सुनी, इंडियन एडमिरल की, और ये गुफ्तगू उसने की बरहमा रिसर्च फाउंडेशन कॉन्फ्रेंस में, और क्या क्या कंसर्न्स थे, छोटे छोटे उसके कंसर्न्स, छोटी छोटी उसकी ख्वाहिशात सुनी होंगी आपने। मुझे बताएं क्या कह रहे हैं। ये आप पहली बात तो ये है कि दीज आर जस्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये एक नॉर्मल इवेंट है जो एक कोर्स ऑफ हिस्ट्री में चलते रहते हैं। हुआ ये है कि भारत को जो मार्का है हक में, इसको जो सेटबैक उठाना पड़ा है, उस सेटबैक की वजह से इसकी रीजनल लेवल पे बड़ी सुबकी हो गई है। तो भारत जो कि एक इमर्ज कर रहा था एक स्ट्रॉन्ग मैन और एक रीजनल हेजेमन के तौर पे, तो उसको कोई चैलेंज ऐसा सच दिखाई नहीं दे रहा था, और अमेरिका भी उसको प्रॉप अप कर रहा था कि वो हो जाए। लेकिन उससे जो उसकी सुबकी हुई है, प्लस एक बहुत बड़ा लेसन बांग्लादेश में मिला है कि जिस लीडर को ये हमेशा से आगे करते थे, उसी को मौत की सजा सुना दी गई है। नेपाल जो है वो ड्रिफ्ट हो चुका हुआ है, तो इनके हाथ में अपना जो नेबरहुड है वो चला गया है। अब नेबरहुड जाने की वजह से जो इनकी रीजनल सुप्रीमेसी है वो खतरे में आ गई है। बाकी जो इनका एक ब्लू वाटर नेवी बनने का प्लान था, और जो जिस लाइंस पे ये जा रहे थे, जिसमें ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले रहे थे, और बाकी टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से इवॉल्व हुई है कि ये सारे जो एक ड्रीम्स थे, ये ड्रीम्स अब तो उसके पीछे रह गए हैं। वो इसलिए कि इतनी तेजी से एंटी शिप लॉन्ग रेंज मिसाइल बनने शुरू हो गए हैं। इसी तरह एयरक्राफ्ट की रीच जो है, उनके मिसाइल्स की रीच इतनी ज्यादा हो गई है विच आर एंटी शिप, कि अब किसी भी बहरी बेड़े को समंदर में लेके आना, आप खुले समंदर में तो लेके आ सकते हैं, लेकिन लेट्स से पाकिस्तान से 450 मील से इस तरफ लाना ये बहुत रिस्की होता है। तो वो कभी किसी एक्शन में भी नहीं लेके आते। तो जिसका मतलब है कि अब एक किस्म की, एक शदीद किस्म की उनके ऊपर एक फ्रस्ट्रेशन आनी शुरू हो गई है कि वो इंडियन ओशन रिम, जिसको वो अपना हिस्सा समझते थे और अपना जागीर समझते थे, उस इंडियन ओशन रिम में, एक्चुअली उस इंडियन ओशन रिम में अब जो ग्रेटर स्टार्ट हो गई है
सुप्रीमेसी की जंग वो अमेरिका की और चाइना की है। अच्छा। उसके कहीं नीचे जाके फिर इंडिया की और बाकी रीजन की बात स्टार्ट होती है। सो जब हम देखते हैं कि इनके लोग, इनके एयर मार्शल्स या इनके एडमिरल्स या इनके जनरल्स स्टेटमेंट्स देते हैं जो कि फ्रस्ट्रेशन शो करती हैं, तो इसमें कोई हमें हैरानगी की होने की जरूरत नहीं है। इवेंट्स ही अनफॉर्चुनेटली उनके लिए कोई इतने फेवरेबल नहीं हो रहे। तो फिर क्या ये एक न्यू नॉर्मल है, उनका हैरान होना, परेशान होना, पाकिस्तान से डर जाना, ये इंडिया की फोर्सेस का न्यू नॉर्मल है? नहीं, इसको न्यू नॉर्मल कहना गलत है। देखें, बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े कंक्लूजन्स नहीं निकाले जा सकते। याद रखें कि मुल्कों की जो लॉन्ग टर्म उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उसी की बेस पे वो इस दुनिया में चलते हैं कि वो किसको क्या फायदा दे सकते हैं, वो किसको क्या नुकसान दे सकते हैं। उनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है, उनकी साइंटिफिक बेस क्या है, उनकी डेमोक्रेसी लेवल क्या है, उनकी मेडिकल रिसर्च क्या है, ये चीजें हैं। तो याद रखें कि इन सब चीजों में हम देख रहे हैं कि इंडिया इज राइजिंग, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ चीजों के अंदर उसकी डेवलपमेंट चल रही है। आपकी बात से ना चाहते हुए भी इख्तलाफ करना चाहती हूँ। आप किस इंडिया के राइजिंग की बात कर रहे हैं? द इंडिया इज नॉट राइजिंग, इंडिया इज नॉट शाइनिंग, इंडिया इज नॉट गोइंग हायर। अगर हम माइट की बात करें और स्ट्रेंथ की बात करें तो डेफिनेटली भारत उसमें हमसे ज्यादा है, लेकिन जब डिलीवरेंस की बात आई तो वो पाकिस्तान से काफी पीछे पाया गया। और पाकिस्तान का और इंडिया का मिलिट्री बजट का मवाजना करके देख लें, हमसे 10 टाइम्स ज्यादा है वो, और हर तरह से पाकिस्तान से आगे हैं। टेक्नोलॉजी में आगे होंगे, जमहूरियत में आगे होंगे, मगर डिलीवरेंस में वो पाकिस्तान से बहुत पीछे हैं। और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि इनके अंदर एबिलिटी ज़्यादा है, डेमोक्रेटिक ज़्यादा है, तो आप देख लें कि वो अपने इंतखाबात में भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग का नैरेटिव सेल करके वोट कैश करते हैं। और इसी तरह बीजेपी का बयानिया हमेशा से यही रहा है। ये हमारे साथ मौजूद हैं भट्ट साहब। मैं चाहती हूँ भट्ट साहब से भी आर्ग्यूमेंट ले लूँ। भट्ट साहब, आप बताएं, इंडिया पूरी तरह से घिर चुका है और चीन से थ्रेट महसूस कर रहा है, दूसरी जानिब पाकिस्तान को लेकर वो 24/7 अलर्ट है। मुझे बताएं कहाँ जाएगा भारत? जी शुक्रिया मुनीज़ा मोइन साहब। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर इस वक्त दो ममालिक की बात कर दी जाए, एक भारत और एक अफ़गानिस्तान, तो पूरी दुनिया जो है ना उसके सामने ये अय्यां हो चुके हैं। अब बात ये कि इंडिया ने पाकिस्तान की दुश्मनी में अफ़गान तालिबान के साथ हाथ मिलाकर मैं समझता हूँ एक तारीखी गलती की है। और अब तो चीन के ख़िलाफ़ भी जो है वो चीन भी सख्त कार्रवाई इंडिया के ख़िलाफ़ चाह रहा है, खुल के आ गया है। अच्छा, उधर से वाइट हाउस के वाक़े के बाद अगर आप गौर करें, अब ज़रा चीज़ों को डॉट्स थोड़े से मिलाएं ना। डॉट्स कैसे बनते हैं? देखिए, जो अफ़गानिस्तान इज इक्वल टू भारत, अब ये दोनों भाई मिलकर एक दूसरे के, मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट है। वो कह रहा है कि भारत अफगानिस्तान के दरमियान अब सफारत खानों में तजारती नुमाइंदे जो हैं वो जो जनाब ये आपस में तैनात होने वाले हैं, यानी इतनी भाईबंदी होने जा रही है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो अफगानिस्तान का किरदार भी खुलकर सामने आ गया है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, अमेरिका में फायरिंग और ताजिकिस्तान में चीनी मुलाजमीन पर ड्रोन हमला। अब ये तीनों कड़ियां मिलाएंगी तो भारत कैसे अफगानिस्तान की सपोर्ट करेगा, अफगानिस्तान भारत की कैसे सपोर्ट करेगा। लेकिन मैं चूंकि रिपोर्टर हूं, खबर दूं मुनीज़े? जी, खबर क्या है आपके पास? खबर ये है मुनीज़े कि इस्लामाबाद के हलकों में शहबाज शरीफ जो हैं वो अपने इलाज के लिए इंग्लैंड में हैं। वो उनके वापस आते ही एक इंतहाई सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनकाद होगा। उस तकरीब में आप जरा गौर करके विकीपीडिया चेक कर लेना। विकीपीडिया के सफ़े पर आसिम मुनीर साहब कि तमाम तस्दीक शुदा तौर पर चीज़ें दर्ज हो चुकी है, होनी नहीं है, विकीपीडिया पर दर्ज हो चुकी है। विकीपीडिया ने लिख दिया है प्रमोशन प्लस अपग्रेड नोटिफाइड हो चुके हैं। जब वो नोटिफाइड हो चुके हैं तो फिर उनको अब मिलनी है एक स्टिक, कमांड स्टिक। उनके पास माशाल्लाह वैसे पहले भी स्टिक के एक दो है, आर्मी चीफ की है, फील्ड मार्शल की है, लेकिन अब जो कमांड स्टिक मिलेगी तो मैं आपको वाज़ेह कह रहा हूं, ये एक बिजली की तरह ये एक तकरीब मुनक्कद जिस दिन हो गई ना, ये कल या परसों 2 दिनों में तकरीब हो जानी है। अब इसके साथ अफगानिस्तान और भारत का आप देखिएगा एकदम ग्राफ गिरेगा, मोराल डाउन होगा। जो ये नोटिफिकेशन की बातें चल रही थी ना, पाकिस्तान में मौजूद, अफगानिस्तान में, भारत में जो भी इस खास रहते थे और पाकिस्तान के खिलाफ सोचते थे, उन पर मौत पड़ेगी मंडे या ट्यूसडे को मुनीज़े।
शहजाद हुसैन भट्ट साहब, मैं आपकी बात को खुशाइंद समझती हूँ, लेकिन आपका जो सोर्स है विकीपीडिया वो क्रेडिबल नहीं है। आप विकीपीडिया के ऊपर खुद भी लिख सकते हैं कि शहजाद हुसैन भट्ट साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, तो विकीपीडिया एक क्रेडिबल सोर्स नहीं है। हाँ, जिसका मैंने नाम दिया है ना, उस पर लिखने के लिए इतना कलेजा चाहिए जो हम चारों के पास नहीं है। बात खुशाइंद है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान को जो फतह मुबीन नसीब हुई उसके बाद ये एक अच्छी बात है। लेकिन शाहिद अख्तर साहब से मैं पहले बात कर रही थी और मैंने उनकी बात से इख्तलाफ किया था, मैं उनका जवाब भी लेना चाहूँगी। और साथ साथ सर मुझे ये बताएं कि जो एडमिरल हैं इंडिया के, उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है, बड़ी तादाद में असलहा खरीदा जा रहा है दूसरे ममालिक से और वो उसे थ्रेट कंसिडर कर रहे हैं इंडिया के लिए। उसको आप कैसे देखते हैं? ये एक फीलिंग हो सकती है, लेकिन एक्चुअली तो देखें इंडिया के लिए कोई थ्रेट नहीं है, बिकॉज वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट से कंट्रीज हैं। लेकिन होता क्या है कि कलेक्टिवली जब वो देख रहा है कि ये कंट्रीज जो हैं इनका मिजाज बदल रहा है, वो एक बहुत एनॉर्मस प्रेशर डिप्लोमेटिक आपके ऊपर डाल देता है। इट्स नॉट अ मिलिट्री प्रेशर, एक्चुअली इट्स अ बिग डिप्लोमेटिक प्रेशर जो कि इंडिया के ऊपर आ रहा है। लेकिन इसके लिए इंडिया किसी और को नहीं, सिर्फ अपने आप को ही ब्लेम कर सकता है। बिकॉज आप देखें इंडिया ने जो एक ब्रिक ब्रदर वाला एटीट्यूड रखा था, लेकिन वो बेनोवलेंट ब्रिक ब्रदर वाला नहीं था, बल्कि वो स्टिक वाला था। अल्टीमेटली ये सब चीजें होनी थी। आप सार्क को देख लीजिए, सार्क वाज अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, कितना हम ये रीजन प्रोग्रेस कर सकता था बाय द म्यूचुअल ट्रेड। इंडिया ने उसको भी कामयाब नहीं होने दिया। अब हुआ यह है कि इतना तेजी से चाइना का राइज हुआ है, यू कैन से इन द लास्ट 10 ईयर के इंडिया की सारी जो कैलकुलेशंस हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई हैं। और अब उसको समझ नहीं आ रहा कि इन बदले हुए हालात में जब मिलिट्री इम्बैलेंस उसका बहुत तेजी से चाइना के साथ होता जा रहा है, और जब चाइना के साथ हो रहा है तो फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के साथ भी होता जा रहा है, तो वो इसके साथ वो क्या करे। इंडिया एक्चुअली थोड़ा सा लड़खड़ा गया है।